नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इस बुक से टोटल 9 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग अगले 10वें चैप्टर में गुप्तकालीन बिहार के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है। हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को 2 वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के पहले 16 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बिहार पे जो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहां पर हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में होता है। कब होता है? 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम के पिताजी का क्या नाम था? घटोत्कच। उसका उपाधि क्या था? केवल महाराज। घटोत्कच के पिता कौन थे? तो श्रीगुप्त। उनका उपाधि क्या था? केवल महाराज। तो चंद्रगुप्त जो है पहले अपने वंश के व्यक्ति होते हैं जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। कहां पर? पाटलिपुत्रा में। कब करते हैं? 320 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इनकी फैमिली में श्रीगुप्त पहले, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। इसका टाइम क्या है? 319 से लेके 350 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक एवं गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? कब इसने पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक किया और गुप्त वंश की स्थापना की? तो 320 ईस्वी में इसने राज्याभिषेक किया था और गुप्त संवत की भी स्थापना की और गुप्त वंश की भी स्थापना की। कब? 320 ईस्वी में। गुप्त संवत का प्रवर्तन कब हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, जिसे बाद के लेखों में गुप्त संवत कहा गया है। फ्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 से 320 में किया गया था। तो विद्वान के अनुसार कहीं 319 देखिएगा, किसी किसी किताब में 320 भी देखिएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जो 319 है या 320, 319 और 320 दोनों सही माना जाता है। तो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या है? 320 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया? तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से किस गुप्त वंश के शासक ने शादी किया था? तो यह है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की प्रतिष्ठा लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से करके बढ़ाया। इस कारण इसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई और बिहार के क्षेत्र पर इसका नियंत्रण बना। जिस तरीके से हम लोग प्राचीन बिहार, प्राचीन भारत की कहानी हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला राजा होता है बिंबिसार। वे भी लिच्छवी राजकुमारी चेटक की पुत्री चेलना से शादी करके हर्यक वंश की का जो है हर्यक वंश का स्थापना करता है। हर्यक वंश की शक्ति को बढ़ाता कौन? बिंबिसार। उसका बेटा होता है अजातशत्रु। और इस बिंबिसार का शादी किससे होता है? लिच्छवी के राजा चेटक की बेटी चेलना से। उसी तरीके से ये जो गुप्त वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, ये भी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करके गुप्त वंश की का स्थापना करता है। यहाँ पे देखिए, इतिहासकार हेमचंद्र चौधरी, बहुत फेमस इतिहासकार है, हेमचंद्र चौधरी लिख रहे हैं, अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। जिसे पहली बार मगध इतिहास में हम लोग बिंबिसार की कहानी से जानते हैं, ऐतिहासिक पुरुष के रूप में। उसी तरीके से गुप्त वंश की स्थापना के लिए हम लोग इसको जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, जो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है। इसका आंसर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कहां पर? तो पाटलिपुत्र में। अभी देखिए, पाटलिपुत्र में ही 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? तो लिच्छवी दोहित्र किस शासक ने कहा है? समुद्रगुप्त ने कहा। लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी की कन्या से उत्पन्न। तो लिच्छवी की कन्या कौन थी? कुमार देवी। कुमार देवी किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के बेटे का क्या नाम है? समुद्रगुप्त।
और ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से पता चलता है? जो समुद्रगुप्त खुद को लिच्छवी दोहित्र बोलता था, तो ये इंफॉर्मेशन हमको पता चलता है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग अभिलेख है, इलाहाबाद अभिलेख जो है, उसमें समुद्रगुप्त का नाम हमें लिच्छवी दोहित्र मिलता है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है, तो समुद्रगुप्त ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखिए, चंद्रगुप्त वंश के संस्थापक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। उसके बाद गुप्त साम्राज्य को बढ़ाने का जिसको श्रेय दिया जाता है, और गुप्त साम्राज्य की शक्ति को विकसित करने का जिसको श्रेय जाता है, वो है समुद्र। जो गुप्त साम्राज्य जो मगध तक ही सिमटा हुआ था, उसको पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत ये बहुत हद तक पूरा पश्चिमी भारत कवर नहीं कर पाया था। ये जो सौराष्ट्र वाला इलाका है, ये समुद्रगुप्त नहीं जीत पाया था, लेकिन यहाँ कोशिश किया। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, ये सब पर जो पश्चिमी भारत, ये पूर्वी भारत, ये पश्चिमी भारत है, अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दक्षिण भारत, ये सब पर कौन जीता था? समुद्रगुप्त जीता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है पश्चिमी भारत, सौराष्ट्र वाला जो इलाका है, उसको जीता था। और इस तरीके से जो काम चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया, समुद्रगुप्त ने उसको बढ़ाया, उसको सर्वोच्च शिखर पर कौन ले गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ले गया। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने 40 साल के टाइम पीरियड में गुप्त वंश के प्रशासन को सबसे मजबूत, सबसे व्यवस्थित और सबसे समृद्ध किया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाए गए प्रशासन को, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाए गए साम्राज्य को उसका बेटा कुमारगुप्त अगले 40 साल तक मेंटेन करके रखता है। लेकिन जो संगठन का श्रेय जाता है, सब कुछ गुप्त वंश को समृद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश का, गुप्त प्रशासन का निर्माण इसी ने किया। गुप्त प्रशासन का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। उसका 40 वर्षों का दीर्घकालीन शासन शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि का काल था। इसके योग्य अनुभवी मंत्रियों ने इसे सेवा किया। इसके शासन के बारे में कालिदास, महाकवि कालिदास लिखते हैं, जो जिस समय वह राजा शासन कर रहा था, उपवन में मद पीकर अर्थात शराब पीकर सोई हुई सुंदर स्त्रियों के वस्त्र को वायु तक नहीं स्पर्श कर सकता था। अर्थात प्रशासन इतना सुव्यवस्थित था, जो अगर कोई सुंदर स्त्री शराब पीकर भी अगर बगीचा में सोई हुई है, तो उसके वस्त्र को हवा भी छू नहीं सकता है। कोई दूसरा आदमी, जानवर की छूने की बात तो अलग है, जो सुंदर स्त्री को कि आभूषण को चुरा ले, ये तो अलग बात है, हवा भी नहीं छू सकता। अर्थात इतना अच्छा सुव्यवस्थित समाज था। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कौन? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य के समय में उज्जैन भी सेकेंड कैपिटल की तरह यूज होता था। कुछ दिनों के लिए अयोध्या को भी कैपिटल की तरह ट्रीट किया गया। अयोध्या जो है यूपी में, उसको भी कैपिटल की तरह ट्रीट किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए गुप्त वंश का राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र हमेशा रहा। कुछ कुछ समय के लिए, कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए इंपॉर्टेंस जो है अयोध्या और उज्जैन का भी हुआ, तो उज्जैन को भी कैपिटल की तरह ट्रीट किया गया। लेकिन होल टाइम ऑफिशियली जो है गुप्त वंश का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से राजा मेघवर्मन, जो श्रीलंका का राजा था, वो गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगा था। तो देखिए, समुद्रगुप्त और राजा मेघवर्मन की कहानी बहुत ही फेमस है श्रीलंका में। इसमें यह है, जो राजा मेघवर्मन जो था श्रीलंका का, इसका भाई और इस श्रीलंका के कुछ बौद्ध भिक्षु गया आए थे। गया में इन्हें ठहरने का जगह अच्छा नहीं मिला, तो ये लोग जब गया से लौट के श्रीलंका गए, तो ये सारी बातें जो इन्हें दिक्कत हुआ गया में, ये सारी बातें किसको बताया? अपने राजा श्री मेघवर्मन को बताया। मेघवर्मन ने फिर एक चिट्ठी लिखा समुद्रगुप्त को, जो आपसे एक निवेदन है, अगर आप हो सके कुछ जमीन हमें गया में दे, ताकि हम लोग वहां पर एक बौद्ध मठ बना सके, ताकि जो
श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु जाएंगे, यहाँ पर वे आराम से अपना कुछ दिन बिता सके, आराम से वहां रह सके। तो समुद्रगुप्त ने श्री मेघवर्मन जो श्रीलंका का राजा था उसको परमिशन दे दिया, जो ठीक है आप गया में, जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत गया आता है, वहां पर आप एक बौद्ध मठ बना सकते हैं। तो श्री मेघवर्मन के कहने पर समुद्रगुप्त ने क्या किया था, बौद्ध मठ बनाने का आदेश दे दिया था। उसके बाद श्री मेघवर्मन जो है समुद्रगुप्त को दरबार में गिफ्ट भेजता था जिसका वर्णन हमको कहां से मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद जो स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ में ये वर्णन किया गया है जो समुद्रगुप्त की दोस्ती थी श्रीलंका के राजा से। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति से। तो समुद्रगुप्त से श्री मेघवर्मन जो श्रीलंका का राजा था उसने रिक्वेस्ट किया था। तो याद रखिएगा किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो समुद्रगुप्त। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इट इज से दैट व्हेन यंगर ब्रदर से किंग विजिटेड इंडियन होली प्लेसेज पर्टिकुलरली बौद्ध गया, ही कुड नॉट गेट प्लेस ऑफ कंफर्ट टू स्टे। इसमें लिखा गया कहानी में, जब श्रीलंका के राजा का भाई गया आया था, यहाँ पर कोई आरामदायक उसको जगह नहीं मिला जहां पर वो रुक सके। तो यहाँ पर जो दिक्कतें आई उसका कंप्लेन जो है ये अपने भाई को श्रीलंका जाकर बताया। उसके बाद इसका भाई जो है हर्षवर्धन से रिक्वेस्ट करता है एक बौद्ध मठ बनाया जाए। हर्षवर्धन जो है बौद्ध मठ बनाने का आदेश दे देता है। तो ये कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त काल में स्थापित हुआ। याद रखिएगा गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। इसके संस्थापक किसको माना जाता है? कुमार गुप्त को माना जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से पता चल रहा है, इसका सोर्स क्या है जो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना है? तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो अभी देखे हैं कुमार गुप्त। ये कहां पर लिखा है जो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो देखिए हम लोग प्राचीन भारत में 3 चाइनीज बुद्धिस्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहला फाहियान जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है। उसके बाद हुआन सियांग जो हर्षवर्धन के समय आता है। उसके बाद इत्सिंग जो आपको 672 ईस्वी के आसपास आता है। तो ये जो हुआन सियांग और इत्सिंग है ये अपनी पुस्तक में लिखता है जो एक राजा है सक्रादित्य नामक एक राजा है जो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किया है। ये इंफॉर्मेशन कौन लिखता है? हुआन सियांग और इत्सिंग इंफॉर्मेशन लिखता है जो एक राजा जो है वे क्या किया है, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया। उस राजा का क्या नाम है? सक्रादित्य। अब जब ये इंफॉर्मेशन इस दोनों चाइनीज बुद्धिस्ट की किताब से पता चलता है, उसके बाद इतिहासकार जो है अंदाजा लगाते हैं ये सक्रादित्य कौन है। तब उन्हें पता चलता है जो कुमार गुप्त जो है उसी का नाम सक्रादित्य भी है, कुमार गुप्त का ही नाम सक्रादित्य भी है। इस आधार पर इतिहासकार लोगों ने माना जो नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया है? कुमार गुप्त ने स्थापित किया है। समझ में आ गया जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त वंश के काल में हुई है। किस शासक ने स्थापना की है? तो कुमार गुप्त ने की है। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिला? तो हुआन सियांग और इत्सिंग जो चाइनीज बुद्धिस्ट थे उनकी किताब से हमको ये इंफॉर्मेशन मिला। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, पाल काल और हर्यक वंश। तो देखिए बौद्ध गया में पहली बार तो बौद्ध मंदिर जो है महाबोधि मंदिर किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। उसके बाद अशोक के द्वारा बनाए गए मंदिर के ऊपर में ही एक और मंदिर बनाया गया। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला जी? ये जो अभी जो मंदिर हमको दिख रहा है गया में, ये मंदिर के ऊपर एक और मंदिर बनाया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन अलेक्जेंडर कनिंघम जो बिहार के अनेक जगहों पर उत्खनन किया है। अलेक्जेंडर कनिंघम जब बौद्ध गया का उत्खनन कर रहे थे तब उन्हें दिखा जो मंदिर अभी दिख रहा है उस मंदिर के नीचे भी एक मंदिर है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया जो मंदिर अभी दिख रहा है वो मंदिर गुप्त काल में बनाया गया है, कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में बनाया गया है और इसके नीचे अशोक के द्वारा बनाया गया मंदिर है जो आज हम लोग को नहीं दिख रहा है। अभी जो मंदिर को हम लोग देख रहे हैं वो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर गुप्त काल में कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में बना था। तो ये देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम
जो है बोल रहे हैं, जो फरवरी 1881 में ये महाबोधि मंदिर गए थे। वहां पर ये जो है डिस्कवरी करते हैं, पता करते हैं, खोज करते हैं। जो क्या खोज करते हैं, जो ओरिजिनल मंदिर, जो अशोक का जो ओरिजिनल मंदिर था, उसके ऊपर एक और मंदिर बना हुआ। और ये जो ऊपर बना हुआ ये मंदिर है, ये कब बना है? 450 ईडी में। 450 ईडी के समय कौन सा गुप्ता वंश का राजा था? तो कुमारगुप्त था। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं, जो अभी का जो बौद्ध मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, जिसको अशोक जो है संबोधि कहा गया है। अशोक इस मंदिर को संबोधि कहा है। जो फाइयान इसको महाबोधि मंदिर कहा है। और आजकल हम इसको बोध गया मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये अभी जो मंदिर हमको दिख रहा है, वो कुमारगुप्त के टाइम में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाइयान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चीनी यात्री जो 405 से लेकर 411 तक भारत में रहा था, जो चीन से भारत में बुद्धिस्ट बुक के कलेक्ट करने के लिए आया था, ये भारत पाटलिपुत्र में 3 साल रहा था। क्यों रहा? ये पाटलिपुत्र में आया था किताब लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर किताब उसे नहीं मिला। यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते थे, वे बोल के पढ़ाते थे। यहाँ पर ज्ञान जो था श्रुति ज्ञान था, बुक यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो ये फाइयान क्या किया, 3 साल पाटलिपुत्र में रह के पहले संस्कृत सीखा। उसके बाद यहाँ पर जो ज्ञान अवेलेबल था गुरुओं सबसे, उसको सीखा। पहले संस्कृत सीखा, फिर ज्ञान सीखा, उसको फिर यहाँ पर लिखा, फिर लिख के वो सारे बातों को फिर वो चाइना लेके गया। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र में उसे 3 साल रहना पड़ा, ज्ञान सीखने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए, यहाँ की बुद्धिस्ट बातों को समझने के लिए। तो ये याद रखिएगा, चीनी यात्री फाइयान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो 3 साल तक। फाइयान स्टडीड संस्कृत फॉर 3 years एट पाटलिपुत्र। यहाँ लिखते हैं, जो फाइयान जो है 3 साल पाटलिपुत्र में रहकर संस्कृत सीखा, उसके बाद उसने कॉपी बनाई, ज्ञान प्राप्त किया। नालंदा विदिन 3 centuries of Haiyan visited grew to the greatest education center। तो ये बातें हैं, याद रखिएगा। चीनी यात्री फाइयान पाटलिपुत्र में कितने साल रहता है? 3 साल रहता है। भारत में उसका भ्रमण का टाइम क्या है? 405 से लेकर 411। क्यों आया था? तो चाइना से बुक लेने के लिए यहाँ पर आया था, जिससे उसको बुद्धिस्ट धर्म के बारे में अच्छी सी इंफॉर्मेशन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? आर्यभट्ट का संबंध है पाटलिपुत्रा से। आर्यभट्ट को हम लोग गणितज्ञ के रूप में जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ पे उन्होंने किताब भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल के एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो हमको शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से मिला है। गुप्त काल का एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति कहां से मिला है? शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से मिला है, जो मूर्ति अभी पटना म्यूजियम में रखा गया है, रखा हुआ है कार्तिकेय की मूर्ति। ठीक है, कार्तिकेय की मूर्ति, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहां से है? तो सुल्तानगंज। इसका आंसर क्या होगा? सुल्तानगंज में मिली थी। कब मिल रहा था सुल्तानगंज में महात्मा बुद्ध की 7.5 फीट की पीतल की मूर्ति? 1864 ईस्वी में मिला था। ये मूर्ति अभी कहां पर है? तो लंदन में है, इंग्लैंड में है, बिरमिंघम म्यूजियम में है। जब 1864 ईस्वी के आसपास सुल्तानगंज में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो इंजीनियर्स को क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध की पीतल की बनी हुई 7.5 फीट की एक मूर्ति बनता है। तो जो ब्रिटिश इंजीनियर्स सब थे, उसको कहां पर लेके चला जाता है? इंग्लैंड लेके चला जाता है। आज की डेट में ये सुल्तानगंज में जो महात्मा बुद्ध की पीतल की मूर्ति मिली थी, वो कहां पर अवेलेबल है? लंदन में बिरमिंघम म्यूजियम में रखा गया। तो याद रखिएगा, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? तो सुल्तानगंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु और नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल का है? तो राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु और नाग नागिन के चित्र किस काल का है? तो ये भी गुप्त काल का है। ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चलता है? तो ये इंफॉर्मेशन भी हमको जो आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम है वही बताते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम बताते हैं राजगीर के एक मंदिर के बारे में, जिस मंदिर को क्या कहा जाता है? मणिनाग मंदिर या मनियारा मठ। मनियारा मठ, इस जो मंदिर है मनियारा मठ, उसके गेट पर भगवान विष्णु, गणेश,
शिव और नाग नागिन का फोटो है। उसके गेट पर क्या है? भगवान विष्णु, गणेश, शिव और नाग नागिन का फोटो हमको मिलता है। जो किस पीरियड का है ये बना हुआ? ये मनियारा मठ, ये गुप्त काल का है। गुप्त काल का ये फेमस मंदिर है जो हमको कहाँ पर मिलता है? राजगीर में मिलता है। ये हमको कहाँ पर मिलता है? तो राजगीर में मिलता है। तो याद रखिएगा, राजगीर के मणिनागा मंदिर में पत्थर पर खुदे हुए गणेश का है, विष्णु का है, शिव का भी है, नाग नागिन का भी चित्र मिलता है। यह किस काल का है? तो गुप्त काल का है। ये खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो इस तरीके से हम लोग जो है गुप्तकालीन क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। आप लोग को उम्मीद है अच्छा से समझ में आ रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस डिस्कशन के पीडीएफ या पीपीटी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।